हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। आज हम पढ़ने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इसको अपन अलग अलग पार्ट में देखने वाले हैं। एक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखेंगे पूरे को, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये अपने पास में। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में। तो पारिस्थितिकी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब इसका आपके पास में इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो जीव और वातावरण के मध्य जो संबंधों का अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो जीव एवं वातावरण के मध्य संबंधों का जो अध्ययन होगा उसको पारिस्थितिकी कहा जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का जो मतलब दिया था, ये किसने दिया था? रीटर ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द रीटर ने दिया है और इसकी व्याख्या अपने पास में हेकल नामक वैज्ञानिक ने की है। अब इनके आपको जनक भी याद रखने हैं। जैसे भारत में पारिस्थितिकी जनक किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं। और ओनली फॉर ये पूछ लिया जाए कि पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं, तो फिर आपको आंसर क्या देना है? हेकल नाम देना है। ठीक है, तो अगर भारत में पूछ लिया जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को नाम देना है, और आपके पास में पारिस्थितिकी का ओनली फॉर जनक पूछा जाए तो हेकल को आंसर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तो अपन ने देख लिया, पारिस्थितिकी होता क्या है। अब यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की भी परिभाषा होती है। वहाँ पर क्या होता है कि जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह होता है वो अपने पास में पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं गाइस? यहाँ पर जो सजीव होते हैं ना, वो आते हैं इसके अंदर। सजीव में जैसे कि आपके पास में जीव कोई सा भी हो गया तो वो आपके पास में जैविक घटक होंगे, और अजैविक घटक के अंदर निर्जीव आएंगे। जैसे कि आपके पास में हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी वगैरह सारे आपके पास में अजैविक घटक होते हैं। और जैविक घटक में आपके पास में जीव कौन से होंगे? चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, दोनों प्रकार के जीव इसके अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ये जो अजैविक और अजैविक घटकों मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हो गए। अगर एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होंगे? आपके पास में एक तो जैविक घटक होगा और एक आपके पास में अजैविक घटक होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टेस्ले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? 1935 में दिया था। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक जो व्याख्या की थी वो ओडम ने की थी, 1963 में की थी। अब इसी कारण अपन ओडम को क्या बोलते हैं? क्योंकि इसकी सर्वाधिक की व्याख्या इन्होंने की थी, इसी कारण से आपके पास में इनको पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। तो ओडम को पूछ लिया जाता है कि ओडम को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं। या पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है? तो ओडम नामक वैज्ञानिक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आपके पास में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक व्याख्या की थी, इसी कारण से कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है गाइस? वैसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं अभी। तो इसकी सबसे पहले देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो जीव इसकी मूलभूत इकाई होती है, यानी कि सबसे इकाई जैसे अपने शरीर की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है ना, कोशिका से मिलकर के अपना शरीर बनता है। तो उसी प्रकार से इसको भी आपके पास में जो मूलभूत इकाई होती है वो कौन होता है? जीव होता है। तो अब ये कैसे बनता है, किस क्या होता है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पर ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है गाइस? यहाँ पर जीव होता है। जीव मिलकर के आपके पास में समष्टि बनाते हैं, समष्टि मिलकर के आपके पास में समुदाय बनाते हैं, समुदाय मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, और पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के आपके पास में क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि समष्टि या पॉपुलेशन क्या होती है। तो कोई एक स्थान होता है ना, किसी स्थान पर एक ही जाति के जीवों की संख्या को क्या बोलेंगे? समष्टि। समष्टि मतलब समान प्रकार के जीव जहाँ पर पाए जाएंगे, एक ही जाति के होने चाहिए, उनको क्या बोलेंगे? आपके पास में समष्टि कहते हैं। और आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जाति क्या होती है। तो जाति क्या होती है आपके पास में अभी आगे देखने वाले हम। और समुदाय क्या होते हैं? एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जातियों का समूह हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न जातियों का समूह क्या होगा? समुदाय हो जाएगा। और बहुत सारे समुदाय मिलकर के अपने पास में किसका निर्माण करेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे। अब जाति क्या होती है? जाति में क्या होता है कि गाइस यहाँ पर जीव होते हैं जो या तो किसी भी प्रकार से अपने पास में एक दूसरे को डिपेंड हो सकते हैं, या तो भोजन के आधार पर हो सकते हैं या फिर प्रजनन के लिए एक दूसरे पर निर्भर कर सकते हैं। उनकी उत्पत्ति संरचना वगैरह जो होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? समान होती है। वही आपके पास में क्या होंगे? जाति। जैसे मनुष्य क्या होती है? एक जाति होती है। पक्षी क्या होता है? आपके पास में पक्षी जो भी होंगे उनके अंदर वही होगा, तो उत्पत्ति वगैरह जो समान होते हैं वो आपके पास में, जिनमें ये सब कुछ चीज़ें समान होती है, वो किसके अंदर आएगी? जाति के अंदर आएगी। तो यहाँ तक तो आपको
समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपके पास में एक तो पारिस्थिति का मतलब समझना है, किसने दिया, शब्द क्यों ने, क्या, जनक, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, कहीं भी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि समष्टि क्या होती है, समुदाय क्या होता है, या फिर आपके पास में बहुत सारे समुदाय मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारी समष्टियाँ मिलकर के किसका निर्माण करती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये जाति की परिभाषा भी आप देख लो कि एक ही प्रकार के जीव जो या तो भोजन के लिए या फिर प्रजनन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है, संरचना एक जैसी होती है, उस प्रकार के ये जीव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, उनके समूह को क्या बोलेंगे, आप जाति बोलोगे। अब यहाँ पर देखा जाता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि किसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है। तो गाइस यहाँ पर महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देख लेते हैं। कितने घटक बताए हमने, 2 घटक बताए। कौन कौन से, जैविक और अजैविक। 2 घटक बताए थे, जैविक को हम बायोटिक बोलते हैं, अजैविक को एबायोटिक बोलते हैं। अब जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं, तो सभी सजीव आते हैं, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, कोई से भी सजीव हो आपके पास में एक कोशिकीय हो जाएंगे, और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होंगे, वो आपके पास में जैविक घटक हो जाएंगे। अजैविक घटक के अंदर आपके पास में केवल और केवल कौन आते हैं, निर्जीव आते हैं। अब निर्जीव के अंदर आपके पास में प्रकाश हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, मृदा, खनिज वगैरह सब अजैविक घटक है। याद रखना है इनको, क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कौन सा जैविक घटक है, कौन सा अजैविक घटक है, तो ये आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर जैविक घटक होते हैं, उसको आपके पास में अपना 3 भागों में बांट रखा है। एक तो उत्पादक हो जाएगा, एक उपभोक्ता हो जाएगा, एक अपघटक हो जाएगा। उत्पादक जो दे रखा है ये कैसा होता है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब क्या होगा कि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसको ये रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किसके कारण, किसके द्वारा बदलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बदलते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये आपके पास में उत्पादक हो जाएंगे। उत्पादक आपके पास में ऊर्जा कहाँ से लेंगे, सूर्य से लेंगे, सूर्य से आएगी आपके पास में ऊर्जा, ये हो गया आपके पास में। तो यहाँ पर कौन होंगे, हरे पादप और शैवाल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि यही तो आपके पास में स्वपोषी होते हैं। अब इसके बाद में उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या होंगे, वो होंगे आपके पास में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं। किसके लिए, भोजन के लिए। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। उपभोक्ता कैसे हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। परपोषी मतलब उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ये अपघटक होते हैं अपने पास में जीवाणु और कवक। इनको आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि अपघटक कौन कौन से होते हैं, जीवाणु या कवक होते हैं, जो आपके पास में सड़ी गली वस्तुएं होती हैं उनका आपके पास में अपघटन करते रहते हैं। अब यहाँ पर उपभोक्ता होते हैं, वो फिर आपके पास में 3 भागों में बांट रखे हैं। अब कौन कौन से 3 भाग होते हैं, एक तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, एक द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, एक तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। तृतीयक उपभोक्ता को हम शीर्षस्थ उपभोक्ता भी बोलते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे, यानी कि हर्बिवोरियस होंगे आपके पास में। शाकाहारी होंगे मतलब खुद भी ये आपके पास में डायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं, उत्पादक पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से आपके पास में उत्पादक पर निर्भर करते हैं। कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। कौन कौन हो जाएंगे आपके पास में, जैसे कि आपके पास में गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, खरगोश हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चूहा, स्टार लगा के लिख लेना। इसके बाद में आपके पास में द्वितीयक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो कि आपके पास में किस पर निर्भर करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास में सांप हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल सांप, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, ये इसके आपके पास में द्वितीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता होता है। शीर्षस्थ ये आपके पास में कैसे होता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, ये शाकाहारी भी होगा और मांसाहारी भी होगा, दोनों ही होगा आपके पास में। तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, शेर हो गया, बाज हो गया, मोर हो गया। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा ये था यहाँ तक। तो आज के लिए हम इतना ही, कल देखेंगे हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बारे में जो आगे जो डिटेल है थोड़ी बहुत है उसको भी हम कल देख लेने। आप आई होप यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उनको देख सको और आप उसका लाभ ले सको।